Hello viewers, welcome to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video we will discuss simple pendulum in accelerated frame and some NCERT text problems based on the formula of time period of a simple pendulum. This is part 7 of chapter 14 oscillations of class 11. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरल दोलक के बारे में, उसके बाद सरल दोलक की गति और जरूरती निर्देश फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तथा सरल दोलक के टाइम पीरियड आवर्तकाल का फॉर्मूला पर बेस्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 2 प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक क्या है, व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम is an arrangement in which a point mass undergoes oscillations freely, suspended through a massless, inextensible and perfectly elastic string. सिंपल पेंडुलम में एक बॉब को एक मास होता है जो कि पॉइंट मास के रूप में होता है। एक बॉब जो कि यूजुअली ब्रास का या आयरन का बना हो सकता है। एक गोली होती है, बॉल होती है, उसमें हुक लगा होता है और उस गोली को एक धागे स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग मासलेस होता है, भारहीन होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, या उसे पूर्णतः लचीला कहें, तथा इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब वेट लटकाने से, उस बॉब को, मास को लटकाने से उस स्ट्रिंग के लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, कोई इंक्रीज नहीं होता है, तो उसे इनएक्सटेंसिबल कहा जाता है। एक्चुअली simple pendulum is an ideal one from the definition, but in actual practice a bob suspended through a string having some mass and also it is not perfectly elastic. सिंपल पेंडुलम का डिफिनीशन एक आइडियल पेंडुलम को के बारे में बतलाता है, पर वास्तव में व्यवहार में जिस धागे से बॉब को लटकाया जाता है उस धागे में भी कुछ मास हो सकता है और परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लचीला भी वह धागा, स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। तो राइट डाउन डिफिनीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक बॉब को लटकाया जाता है, एक मेटल का, आयरन या ब्रास का बना हुआ बॉब होता है यूजुअली। ए बॉब सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए massless इनएक्सटेंसिबल का मतलब हुआ वेट लटकाने से उसके लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं हो, उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं हो स्ट्रिंग के, जिससे कि उस बॉब को लटकाया गया है, जो मास को लटकाया गया है।
inextensible and perfectly elastic a string capable of oscillation. Bob with a string is capable of oscillation about its mean position. जिस पोजीशन में बॉब लटक रहा है उसके अबाउट, उसके टू एंड फ्रो, मतलब उसके लेफ्ट एंड राइट, बॉब केपेबल होता है ओसिलेशन के लिए, के योग्य होता है. इलास्टिक स्ट्रिंग. द सिस्टम इज कॉल्ड simple pendulum. A bob suspended freely from a massless, inextensible and perfectly elastic string capable of oscillation about its equilibrium position. The system is said to be simple pendulum. System का मतलब स्ट्रिंग के साथ जो बॉब है, कुल मिलाकर के उसे सिंपल पेंडुलम कहा जाता है. The bob is called pendulum and along with a string through which bob is suspended is called simple pendulum. पूरे सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है. स्ट्रिंग के समेत जो बॉब लटकाया जाता है, जो गोली स्मॉल बॉल लटकाया जाता है, आयरन बॉल या ब्रास बॉल, उसे सिंपल पेंडुलम कहा जाता है. So a bob suspended freely from a massless, inextensible and perfectly elastic string capable of oscillations about इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब जहाँ पर रेस्ट में, जहाँ पर इनिशियली बॉब लटक रहा है स्ट्रिंग से, वह इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, मीन पोजीशन होगा, और उसी के अबाउट टू एंड फ्रो उस पोजीशन से बॉब को स्ट्रिंग समेत एक साइड में ले जा करके उसे छोड़ दिया जाएगा, तो वह बॉब स्ट्रिंग के समेत ओसिलेट करने लगेगा. तो इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है. केपेबल ऑफ ओसिलेशंस अबाउट द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, about the equilibrium position is called simple pendulum. This system is called simple pendulum. Simple pendulum. अब हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड का, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशंस पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे. लेकिन उसके पहले यह शो करेंगे कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो उसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल का किसी इंस्टेंट, किसी क्षण एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर या इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर होता है. दैट इज ए वेरीज एज एक्सेलेरेशन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरीज एज एक्सेलेरेशन विथ नेगेटिव साइन. तो अगर ये ऐसा इसमें हम ऑब्टेन कर पाते हैं तो इसका मतलब होगा कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है. और उसके बाद टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हम मालूम करेंगे. सिंपल पेंडुलम में पार्टिकल को जब हम डिस्प्लेस करेंगे एक पोजीशन से, मास को बॉब को डिस्प्लेस करेंगे, तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा. मतलब बॉब स्ट्रिंग समेत अपने वर्टिकल पोजीशन से, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा. लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक आर्क के रूप में होगा, एक स्मॉल सर्कुलर आर्क के रूप में, स्मॉल सर्किल, एक सर्किल के आर्क के रूप में होगा. क्योंकि जब बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा तो अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा दोनों साइड में जाने पर थोड़ा अपने पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, थोड़ा सा रेज्ड हो जाएगा. इसलिए उसका जो पाथ होगा वो कर्व्ड हो जाएगा, और इसलिए कर्व पाथ पर मोशन होगा. तो इसलिए वह जो मोशन उसको कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं माना जा सकता है. इसलिए उसमें एक्सेलेरेशन होगा, और एक्सेलेरेशन दो तरह का होगा. जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि एक्सेलेरेशन जो होता है एक ही टाइप का एक्सेलेरेशन होता है, रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में रेडियल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दोनों होता है. यहाँ भी सिंपल पेंडुलम के केस में वही बात होगी, रेडियल एक्सेलेरेशन भी होगा
एलोंग द स्ट्रिंग, एलोंग द सपोर्ट एक्ट करेगा, वो स्ट्रिंग के एलोंग एक्ट करेगा रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि टेंशन और वेट का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स T माइनस mg cos थीटा, वह प्रोवाइड करेगा रेडियल एक्सेलरेशन, जबकि वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा वह प्रोवाइड करेगा, उसके कारण उसमें उस बॉब में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। उसको हम फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ सपोज करते हैं कि एक सपोर्ट है, फिक्स पॉइंट है सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट है जिसके किसी पॉइंट से सपोज करते हैं वह पॉइंट O है, उससे एक बॉब को लटका, एक सिंपल पेंडुलम को लटकाया गया है स्ट्रिंग समेत, मतलब स्ट्रिंग समेत एक बॉब है, यहाँ गोली है जो कि यूजुअली ब्रास का, या इसमें हुक लगा होता है धागा को, स्ट्रिंग को बांधने के लिए इसमें इस बॉब में हुक लगा होता है, जिससे कि टाइट करके स्ट्रिंग को सपोर्ट से लटका दिया जाता है इस बॉब समेत। और बॉब सपोज करते हैं कि ये ए पोजीशन पर है, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको एक साइड में ले जाया जाता है, सपोज करते हैं इसे राइट साइड में ले जाया जाता है, और जिससे कि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया वर्टिकल से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, बॉब यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के साथ अपने जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उससे थोड़ा एलिवेट हो जाएगा बॉल, इसलिए इसमें इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वह एक सर्कुलर आर्क के रूप में होगा। यहाँ पर बॉब चलाया सेम लेवल में, यहाँ ये इसका पोजीशन, अब इस पोजीशन में बी पोजीशन में चलाया, ये बॉब बी पोजीशन में चलाया, ए से बी पोजीशन में, जहाँ पर कि उसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड। ये वेट है इसका mg, अगर मास सेम है इस बॉब का, जो भी मास होगा बॉब में होगा, स्ट्रिंग तो मासलेस है इसमें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, या मास बहुत ही हल्का है, माने मास बहुत ही कम है, उसे निग्लिजिबल माना जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल डिफिनीशन, बट इट इज़ आइडियल वन, लेकिन वो आइडियल होगा, लेकिन व्यवहार में कुछ ना कुछ तो मास होगा ही स्ट्रिंग में, लेकिन इसके मास को नेग्लेक्ट माना जाता है, निग्लिजिबल माना जाता है। अब ये बॉब का पोजीशन है तो वेट इसका काम करेगा W = mg, वेट डाउनवर्ड काम किया mg, और टेंशन काम करेगा सपोर्ट की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर काम करेगा। ये पोजीशन ए है। अब यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर हो गया, बॉब का पोजीशन हो गया बी, पहले पोजीशन क्या था, ए पोजीशन था इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब यहाँ से देखें हम, ये जो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये थोड़ा सा सर्कुलर आर्क जैसा हो जाएगा, इसको हम एक सपोज करते हैं, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हालांकि है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। अब इसका कंपोनेंट काम करेगा, वेट का कंपोनेंट ये काम करेगा, ये mg cos थीटा, mg cos थीटा इसका कंपोनेंट हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ज्योमेट्री से, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, स्ट्रिंग के ही अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इधर टेंशन है तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा, रिजल्टेंट फोर्स। T माइनस, ये भी थीटा हो जाएगा। ये पोजीशन बी है, न्यू पोजीशन है इसका बॉब का, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा कितना, mg का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos थीटा। स्ट्रिंग का लेंथ L है, ये भी लेंथ है, यहाँ भी जब पोजीशन चेंज होगा ए से बी पर चला जाएगा बॉब, उस समय भी L ही होगा। और दूसरा कंपोनेंट इसका एक टेंजेंशियल, इसका mg cos थीटा, वेट का एक और कंपोनेंट होगा इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इधर mg sin थीटा, जैसे कि mg cos थीटा, थीटा एंगल है, माने वेट के डायरेक्शन से थीटा एंगल है इसका, इसके कंपोनेंट का डायरेक्शन का, इसलिए वेट का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट इधर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लेंथ के अपोजिट mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा, वेट डाउनवर्ड काम किया था mg sin थीटा, और mg sin थीटा ही फोर्स है जो जिसके कारण ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करने का प्रयास करेगा। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बॉब का, जो पोजीशन ए से बी पर से शिफ्ट हुआ,
जब एक्स डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया तो बॉब ओसिलेट करेगा। तो कहने का मतलब ए से बी पोजीशन पर ले जाया गया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल से कितना हो गया, थीटा हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ए है, ओ ए वर्टिकल लाइन है, माने ए इज द पोजीशन। जब बॉब रेस्ट में था तो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसका ए, तो ए लाइन के अलोंग ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन से डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। और ए से बी का जो सर्कुलर चाफ आर्क है थोड़ा सर्किल होगा, क्योंकि बी का पोजीशन जैसा मैंने बोला कि थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, रेज हो जाएगा इस पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, तो थोड़ा सा सर्किल, ये जो डिस्टेंस होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट वह सर्किल के आर्क जैसा हो जाएगा, सर्किल का आर्क होगा। और इसमें लेंथ एल है, तो इसमें अब इसमें इसका मोशन जो है पूरा यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसके कारण इसमें दोनों कंपोनेंट होगा एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन इसके अलोंग होगा, रेडियल एक्सेलेरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, और होगा कितना वो रेडियल एक्सेलेरेशन ए इजकल टू वी स्क्वायर, ए सी इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर, और वी इजकल टू ओमेगा आर, ओमेगा एल हो जाएगा यहाँ पर, तो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल, दैट इज एल ओमेगा स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इधर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसके अलोंग होगा, टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इसका, जी साइन थीटा, इसके कारण एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एफ इजकल टू जो रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसका जी साइन थीटा हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम के केस में जब टी जो होगा, चूंकि बैलेंस कर लेगा एम जी कॉस थीटा को, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में पी पर अगर बॉब यहाँ पर बी पर रेस्ट में होगा, तो इसको टेंशन, इसका जो टेंशन स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा। तो केवल अब यहाँ पर एम जी साइन थीटा ही रिस्टोरिंग फोर्स बचा रह जाएगा, जिसके कारण इसका मोशन सिंपल पेंडुलम का मोशन होगा। सिंपल पेंडुलम ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आने का प्रयास करेगा। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इन द इक्विलिब्रियम अब बॉब को डिस्प्लेस किया गया है एंगल थीटा से टू न्यू पोजीशन बी, लेट द बॉब along with a string, along with a string, धागा समेत बॉब को डिस्प्लेस किया गया है, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एंगल थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, थ्रू एंगल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स, ए टू बी का जो न्यू पोजीशन है, बॉब अब न्यू पोजीशन बी में आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू एक्स, and linear displacement AB is equal to x, and the bob goes to new position B. तो नाउ रिस्टोरिंग फोर्स जो इस पर एक्ट करेगा, जो कि इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब एट पोजीशन बी, टी इजकल टू टी अपवर्ड काम कर रहा है, एंड एम जी कॉस थीटा इसके जस्ट अपोजिट, तो इसमें दोनों एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा इसके अलोंग, जो कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा के कारण जो प्रोवाइड, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, चूँकि टी बड़ा होगा, अगर एम जी कॉस थीटा बड़ा होगा तो ये बॉब स्ट्रिंग से डिटैच होकर के बाहर चला जाएगा, तो इसलिए टी माइनस एम जी कॉस थीटा के कारण इसमें रेडियल एक्सेलेरेशन इसमें एक्ट करेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इस फोर्स के कारण, रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा के कारण, जो कि जी साइन थीटा होगा। तो नाउ इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी, इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, बॉब मीन्स अ स्फेयर, स्मॉल स्फेयर, आयरन और ब्रास स्फेयर, आयरन या ब्रास का बना होता है बॉब। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी, पोजीशन बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी कॉस थीटा, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो टी बैलेंस कर लेगा एम जी कॉस थीटा के, जब इक्विलिब्रियम के केस में ऐसे टी माइनस एम जी कॉस थीटा प्रोवाइड करेगा उसके मोशन को, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन या रेडियल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो टी इजकल टू एम जी कॉस थीटा, तो इस पर केवल एक रिस्टोरिंग फोर्स ही बचा रह जाएगा, एम जी साइन थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज एम जी साइन थीटा। सो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करने का प्रयास करेगा, डिक्रीज करने का प्रयास करेगा,
बी से ए की तरफ एक्ट करेगा, इसलिए एंगल जितना से उसको डिस्प्लेस किया गया है उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेगा। देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज एफ इक्वल टू माइनस, चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स है इसे फिर से ए की स्थिति में बॉब को ए की पोजीशन में लाने का भी ये प्रयास करेगा रीस्टोरिंग फोर्स, इसलिए नेगेटिव साइन, रीस्टोरिंग फोर्स में नेगेटिव साइन हम अप्लाई करते हैं, तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ टॉर्क about the fixed point, about the support, rigid support, due to tangential force is mg sin theta multiplied by distance, perpendicular distance L हो गया, length of the string, और ये force mg sin theta और इसके perpendicular एक्ट कर रहा है ये, इसके perpendicular length होगा string का, तो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और एक्सिस होगा यहाँ सपोर्ट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो ये टेंजेंशियल फोर्स के कारण टॉर्क यहाँ प्रोवाइड होगा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, जो कि बॉब को इनिशियल स्थिति में, इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक के सिचुएशन में ले जाने का, एक के पोजीशन में ले जाने का प्रयास करेगा। और यहाँ जो रेडियल फोर्स काम एक्ट करेगा इधर बीओ के अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये जीरो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, इसलिए कि यहाँ फोर्स काम कर रहा है और डिस्टेंस उसी लाइन के अलोंग है, उसी लेंथ के अलोंग है, तो सेम लाइन में फोर्स और सेम लाइन उसी के अलोंग लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए उस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा वह जीरो हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क का डिफिनीशन है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वह मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, माने दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ रेडियल फोर्स एक्ट करेगा इस बॉब पर, इस सिंपल पेंडुलम पर, तो वह रेडियल फोर्स कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका, फोर्स थिवेट का एम जी साइन थीटा, या रीस्टोरिंग फोर्स कहें तो ये, तो इसलिए टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉब और एक्टिंग ऑन द सिंपल पेंडुलम इज देयरफॉर रीस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉब और सिंपल पेंडुलम इज रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको टॉ सिंबल से और यहाँ टाउ आर से डिनोट कर सकते हैं। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इज, रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, and distance is this L, length of the string, mg sin theta into L. This is equation number 2. Now using Newton's second law of motion for the rotational motion, for linear motion it is force is equal to mass into acceleration, and for rotational motion torque is equal to moment of inertia, mass is replaced by I, capital I, moment of inertia, and acceleration is replaced by angular acceleration. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रोटेशनल मोशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बॉब का, प्लस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्योंकि अपने वर्टिकल पोजीशन से बॉब थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, तो टॉर्क जो होगा, और वह क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जो कि इसको अपने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ए पोजीशन से बॉब को बी पोजीशन में ले जाने का प्रयास करेगा। तो फ्रॉम यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन वी हैव टॉर्क इक्वल टू, और वह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉब और सिंपल पेंडुलम इज, ये फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ टॉर्क यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, ये टॉ डी हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए, टॉ सिंबल है टॉर्क का, और ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब सिंपल पेंडुलम अबाउट द सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट थ्रू विच द स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड along with the bob, ये सपोर्ट है। लैब में सपोर्ट का काम करेगा स्टैंड, आयरन स्टैंड सपोर्ट का काम करेगा, तो आई इंटू अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो टॉर्क इजकल टू
आई इंटू अल्फ़ा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है रोटेशनल मोशन में, तो आई इंटू अल्फ़ा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर आई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब एट पोजीशन बी, आई अल्फ़ा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू एल। एम जी साइन थीटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, उसको थीटा को डिक्रीज करने का प्रयास करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और जबकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसे डिफ्लेक्ट करने का ट्राई करेगा। तो इसलिए इन द इक्विलिब्रियम आई अल्फ़ा इज इक्वल टू, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। इन द इक्विलिब्रियम आई अल्फ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, देयरफॉर आई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा multiplied by L. If theta is, this is equation number 4. If theta is small, then we can approximated sin theta as only theta. For a small value of theta, angular displacement small है, क्योंकि small oscillations के केस में, oscillation के केस में जो angular amplitude, angular displacement होगा, उसको हमको according to assumption इसे केवल 4 डिग्री के भीतर रखना चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस 4 डिग्री काफ़ी स्मॉल एंगल होगा, इसलिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस 4 डिग्री से ज़्यादा ही हो जाता है, 10 डिग्री तक भी हो सकता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एजम्पशन इन स्मॉल ऑसिलेशंस 4 डिग्री। सो आई अल्फा इजकल टू, देयरफॉर आई अल्फा इजकल टू एम जी साइन थीटा इंटू एल। ये टॉर्क का जो फॉर्मूला है आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द बॉब अबाउट द सपोर्ट, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम और बॉब। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर अ स्मॉल थीटा वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर अ स्मॉल थीटा टू बी अ स्मॉल, अब साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटेड किया जाता है, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, देयरफॉर वी कैन राइट इन RHS, sin theta, in place of sin theta we can write theta. So equation 4 becomes I into alpha is equal to minus mg sin theta is only theta into L, और अल्फा इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अब हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन आई, ये सब कांस्टेंट है, सबको एक जगह कर लिए, मल्टीप्लाइड बाई थीटा, एंड हेयर वी कैन राइट एम जी एल अपॉन आई एज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। अब हमें वह फॉर्म आ रहा है, दैट इज displacement acceleration directly proportional to displacement. Here angular acceleration is directly proportional to angular displacement. ये rotational motion के केस में हो गया, और ट्रांसलेटरी मोशन के केस में, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में, यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है नियरली ए बी, तो इसमें भी वैसे भी हम शो कर सकते थे एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ए स्मॉल, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो वैसे भी हम सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको शो कर सकते थे। लेकिन यहाँ टॉर्क का यूज करके, क्योंकि यहाँ पर लीनियर मोशन के अलावा रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, एंगल से भी बॉब एंगल से भी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग जो है एक पोजीशन से बॉब का दूसरा पोजीशन ए से बी पर जाने पर थीटा एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो नाउ एम जी एल अपॉन आई इज ए कॉन्स्टेंट विच इज ओमेगा स्क्वायर, इधर दिस इज इक्वेशन नंबर 5, एंड वेयर एम जी एल अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वह कॉन्स्टेंट हम सपोज किए हैं ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इससे टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का, और इससे इक्वेशन 5 से ये साबित हो गया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, that is angular acceleration is directly proportional to angular acceleration alpha is proportional to, यहाँ आ गया angular acceleration alpha is proportional to angular displacement, and this is the property of one of the property of simple harmonic motion. So motion of a simple pendulum, thus motion of simple pendulum is simple harmonic motion. ये प्रूव्ड हो गया कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन
जिसका सिंबल अल्फा है वह प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन का सिंबल है, वह प्रोपोर्शनल हो गया थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ ओमेगा स्क्वायर को प्रोपोर्शनल साइन के रूप में यूज किए, क्योंकि इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन दे करके, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ये कांस्टेंट को अब प्रोपोर्शनलिटी साइन के रूप में इसको इन्वॉल्व कर देंगे, तो माने इस कांस्टेंट को अब प्रोपोर्शनल साइन के रूप में इन्वॉल्व कर दिया गया। तो देयरफॉर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और माइनस ये बता रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, जो mg साइन थीटा जो टेंजेंशियल फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, उस डायरेक्शन में। सो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूव्ड हो गया कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके mgl/I इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब इसके हेल्प से हम टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का, जिसे फाइनली मालूम करना है, डिटरमाइन करना है। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मालूम करना है, जिसको हम इक्वेशन 6 से ऑब्टेन कर सकते हैं। mgl/I इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। Here using 6 we have टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन we have to obtain, हमें मालूम करना है टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो यूजिंग इक्वेशन 6 we have ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgl/I, और ओमेगा इज कांस्टेंट विच इज ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है ओमेगा, पेंडुलम का, बॉब का, सिंपल पेंडुलम का। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/T, 2π/कैपिटल T। टी टाइम पीरियड है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना समय लगता है, तो उसे बॉब को जितना समय लगेगा, सिंपल पेंडुलम के बॉब को जितना समय लगेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन B तक जाकर फिर ये ए पोजीशन पर आएगा और यहाँ से होकर C पर चला जाएगा, इसके बाएं साइड लेफ्ट साइड में भी उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और फिर वापस ए पर लौटेगा, तब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। A to B, देन B to A एंड another position C, left to A and then returns back to A. This is called one complete oscillations। और इस वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, जितना टाइम लगता है, उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। तो 2π/T, ओमेगा इक्वल टू 2π/T इक्वल टू mgl/I, और 2π/T पहले 2π/T इक्वल टू रूट अंडर mgl/I, और इसको अब इसका अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको पलट देंगे। 2π/T, नाउ T/2π इक्वल टू रूट अंडर I/mgl, और T/2π इक्वल टू रूट अंडर I/mgl। देयरफॉर T इक्वल टू 2π रूट अंडर I/mgl। टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, बट इट इज नॉट फाइनल वन। ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन है, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम में बॉब जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग का लेंथ के टर्म में है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोर्ट के अबाउट है इस बॉब का, तो सिंपल पेंडुलम का, तो उसके टर्म में है। तो अब हम इसे, चूँकि यहाँ पर जो मास थी स्ट्रिंग है वह मासलेस है, तो केवल इससे जो कनेक्टेड मास है वह बॉब का मास ही वहाँ कंसीडर करना होगा। तो आई की जगह पर हम सिंपली आई इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ml स्क्वायर, तो केवल m इंटू एल स्क्वायर, केवल यही मास कंसीडर करेंगे। स्ट्रिंग का मास को तो यहाँ मासलेस सपोज किया गया है सिंपल पेंडुलम के डिफिनीशन में। तो अब आई को हम मास के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अनदर फार्मूला, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। नाउ आई इक्वल टू m इंटू एल स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो पुटिंग आई इक्वल टू ml स्क्वायर, वी गेट t इक्वल टू 2π रूट अंडर m इज द मास ऑफ द बॉब। स्ट्रिंग तो मासलेस है, उसके मास को नेग्लेक्ट करेंगे, m इंटू एल स्क्वायर अपॉन mgl, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। m से m कैंसिल हो गया, l से
एल स्क्वायर है, एल का पावर एक पावर कैंसिल हुआ, तो फाइनल एक्सप्रेशन इज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, एंड दिस इज द वेरी famous relation of time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi root under L by G. This is the final expression. This is the expression for time period of a simple pendulum. Now we have to define second pendulum. Second pendulum किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाता है? After obtaining the expression of time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi root under L by G. L क्या है? Length of the string है through which बॉब इज सस्पेंडेड, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एल लंबाई है, लेंथ है उस स्ट्रिंग का जिसे बॉब को लटकाया गया है, सिंपल पेंडुलम के बॉब गोली को लटकाया गया है, और जी जिस स्थान पर बॉब को लटकाया गया है वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन है. एक एक्सप्रेशन ये भी आया था 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. और इसे क्लियर है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है. जहाँ जी का वैल्यू ज़्यादा होगा टाइम पीरियड वहाँ कम होगा. टाइम पीरियड कम होने का सेंस है टाइम इंटरवल कम होगा, तो अगर वहाँ पर घड़ी रखें उस सिस्टम में तो घड़ी फास्ट चलेगी. टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि जल्दी घड़ी अपना ओसिलेशन पूरा करेगी. तो जी का वैल्यू अगर घटेगा जिस प्लेस पर तो वहाँ टाइम पीरियड, जी का वैल्यू घटेगा कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. टाइम पीरियड का बढ़ने का मतलब अधिक समय लगेगा, तो वहाँ पर कोई घड़ी हो तो वहाँ पर वो घड़ी स्लो हो जाएगी. और जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, जहाँ जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर में है ये, रेसिप्रोकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम इंटरवल कम होगा. टाइम इंटरवल कम होने का मतलब है कि जल्दी ही ओसिलेशन पूरा होगा, मतलब पार्टिकल हुआ सिंपल पेंडुलम जल्दी ही ओसिलेशन पूरा करेगा, मतलब फास्ट हो जाएगा. और टाइम पीरियड अधिक लेने का मतलब है कि टाइम पीरियड अधिक होगा तो इसका मतलब है कि अधिक टाइम इंटरवल लगेगा, तो उस सिचुएशन में पेंडुलम स्लो हो जाएगा उस प्लेस पर. तो जहाँ जी का वैल्यू कम है, जी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, पेंडुलम स्लो हो जाएगा. और जी का वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड, जी का वैल्यू जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सिंपल पेंडुलम फास्ट हो जाएगा. और यहाँ जी का वैल्यू कम है जिस प्लेस पर, वहाँ सिंपल पेंडुलम का अगर ऑसिलेशन कराते हैं तो टाइम पीरियड, जी का वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सिंपल पेंडुलम वहाँ बढ़ने का मतलब है कि स्लो हो जाएगा. वहाँ घड़ी रखा जाए तो घड़ी भी वहाँ पर स्लो हो जाएगी. तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर और जी पर. जी का वैल्यू बहुत कम कर दिया जाए, जी का वैल्यू नियरली अगर जीरो कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. टाइम इंटरवल इनफाइनाइट, वेरी वेरी स्लो उस सिचुएशन में. ऐसे जी का वैल्यू तो जनरली जीरो होता नहीं है. तो जी के वैल्यू पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है और फिर एल के वैल्यू पर. नाउ सेकेंड पेंडुलम. सेकेंड पेंडुलम क्या है? द पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम. मतलब यहाँ टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड, उस पेंडुलम को हम क्या कहेंगे, सेकेंड पेंडुलम. फॉर ए सेकेंड पेंडुलम, फॉर दिस पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम टाइम पीरियड इज, फॉर ए सेकेंड पेंडुलम टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. अब प्रश्न उठता है कि जब टाइम सेकेंड पेंडुलम है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो जिस स्ट्रिंग से उसको लटकाया जाएगा, हैंग किया जाएगा, तो उसका लेंथ क्या होगा? तो लेंथ हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. तो फॉर ए सेकेंड पेंडुलम वी हैव टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 सेकेंड. अब लेंथ कितना होगा लटकाने वाले स्ट्रिंग का सेकेंड पेंडुलम के लिए? तो वी हैव टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. इसको स्क्वायर कर दें, वी हैव टी इक्वल टू, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. अब इसको स्क्वायर कर दिया जाए दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी. रूट अंडर एल बाई जी का होल स्क्वायर इज एल बाई जी ओनली. देयरफॉर एल इक्वल टू जी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. और टी 2 सेकेंड है तो यहाँ जी का वैल्यू 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू जी का,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं 4/4 इंटू पाई स्क्वायर इज 3.1, 4 का स्क्वायर दैट इज 9.86, उसे 9.8 ही लिखा जाए, 186 है एक ही प्लेस तक, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर। इन दैट केस लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर। तो मतलब जो सेकेंड पेंडुलम होगा, सेकेंड पेंडुलम उसे कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। द पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम का को लटकाने से, सेकेंड पेंडुलम के लिए स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, जिस स्ट्रिंग से पेंडुलम को लटकाया जाएगा तो उसका वह लेंथ नियरली 1 मीटर होना चाहिए, जिसे मैंने कैलकुलेट भी किया। L = 1 मीटर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2π√L/g का ही यूज करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो T² 4π² L/g, देयरफॉर L = g × T² 4π²। g का वैल्यू 9.8, T = 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, π² तो पाई 22/7 और 3.14, तो 3.14 का स्क्वायर इज 9.86, तो हमने 9.8 ही लिखा है उसे रफली, तो 9 इसलिए कि 9.8 से 9.8 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 1 मीटर। Now simple pendulum in accelerated frame, that is in non-inertial frame। अगर किसी सिंपल पेंडुलम को, सरल दोलक को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जरूरतीय निर्देश फ्रेम, जिसको एक्सेलेरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, उसमें रखा जाए, उसमें मोशन कराया जाए, उसके मतलब एक्सेलेरेटेड सिस्टम के साथ मोशन कराया जाए, तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, इसे हम देखेंगे। तो सपोज करते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम किसी लिफ्ट में है, सिचुएटेड इनसाइड ए लिफ्ट, और लिफ्ट का मोशन 3 सिचुएशन हो सकता है। लिफ्ट अगर सपोज करते हैं कि लिफ्ट नीचे जा रहा है A0 एक्सेलरेशन से, ये लिफ्ट है और इसमें सिंपल पेंडुलम को इसके लिफ्ट के सीलिंग से स्ट्रिंग के हेल्प से लटका दिया गया है, हैंग किया गया है। तो उस सिचुएशन में सिंपल पेंडुलम के बॉब का वेट, और सपोज करते हैं कि ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन A0 है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज A0, ये लिफ्ट है और लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के सीलिंग से लटका दिया गया है, हैंग किया गया है स्ट्रिंग से। इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, वेट mg डाउनवर्ड। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चूंकि मोशन हो रहा है, एक्सेलेरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें कि एक्सेलरेशन है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 होता है, जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का होल्ड करता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। यहाँ नॉन इनर्शियल है, तो इसमें जब इसका सपोज करते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेट तो डाउनवर्ड ही काम करेगा, लेकिन इस पर सूडो फोर्स काम करेगा। इस पेंडुलम पर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन लिफ्ट के साथ मोशन कर रहा है, तो इस पर एक सूडो फोर्स काम करेगा, उसका डायरेक्शन होगा जो एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट। तो सूडो फोर्स, चूँकि एक्सेलरेशन लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा है A0 एक्सेलरेशन से, तो इस पर जो फोर्स काम करेगा, इस पर सिंपल पेंडुलम के बॉब पर, वह फोर्स डाउनवर्ड होगा। वह फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, मतलब सूडो फोर्स काम करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू A0। सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करता है, होता है ऐसे -m इंटू A0। तो सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड काम करेगा और एक्सेलरेशन अपवर्ड है। तो इस सिचुएशन में नेट एक्सेलरेशन जो होगा, वह पेंडुलम का नेट एक्सेलरेशन g' कितना हो जाएगा, चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड है, और ये इसका एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर है, लेकिन जो फोर्स काम करेगा सूडो फोर्स, वह डाउनवर्ड है, तो उसके कारण नेट एक्सेलरेशन A0 + g हो जाएगा। अब इसमें पहला केस है कि लिफ्ट अपवर्ड मोशन ऑफ द लिफ्ट विथ एक्सेलरेशन A0, अपवर्ड मोशन, लिफ्ट भी एक एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अपवर्ड मोशन ऑफ ए लिफ्ट विथ एक्सेलरेशन A0, एक्सेलरेशन A0। तो वेट और सूडो फोर्स दोनों काम करेगा, किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ।
इसलिए नेट एक्सेलरेशन जो होगा, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वह होगा नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा g तो है ही, प्लस सूडो फोर्स भी नीचे की ओर डाउनवर्ड है, तो g प्लस a0, दिस इज g डैश, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g प्लस a0. सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन दिस केस इज, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम in the accelerated frame of reference, that is in lift, is simple pendulum is, ये फिगर फर्स्ट है. टाइम पीरियड t इजकल टू न्यू टाइम पीरियड t इजकल टू 2 पाई t डैश, इसको सपोज करते हैं. ऐसे तो t इजकल टू होता है 2 पाई रूट अंडर L/g, जो इनिशियल इसका एक्सेलरेशन टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का. अब यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज करेगा, क्योंकि g एक नेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g डैश g प्लस a0 हो गया 2 पाई रूट अंडर L अपॉन g डैश, और g डैश की जगह रिप्लेस कर देंगे कितना, g प्लस a0. g डाउनवर्ड माने वेट डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन g भी डाउनवर्ड है, और चूँकि a0 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स जो काम करेगा उस बॉडी पर वह एक्सेलरेशन के अपोजिट काम करेगा, मोशन के अपोजिट काम करेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो 2 पाई रूट अंडर L अपॉन, और g डैश इज रिप्लेस्ड बाई, नाउ g डैश इज रिप्लेस्ड बाई g प्लस a0, दैट इज a0 प्लस g हो गया. तो यहाँ पर g का वैल्यू नीचे बढ़ गया, इफेक्टिव g का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये बढ़ गया. बढ़ने का मतलब है कि टाइम पीरियड कम हो जाएगा. टाइम पीरियड कम हो जाएगा मतलब जो ऑसिलेशन का ड्यूरेशन है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, वह घट जाएगा. घट जाने का मतलब अगर कोई उसमें अगर कोई क्लॉक है उस लिफ्ट में, तो क्लॉक क्या हो गई, फास्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर टाइम पीरियड दैट इज, इसका मतलब है कि g प्लस a0, डिनोमिनेटर बढ़ गया इसका, g के जगह अब हो गया g प्लस a0, डिनोमिनेटर लार्ज हो गया, इंक्रीज किया तो न्यूमरेटर डिक्रीज करेगा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज, दैट इज इस केस में हो जाएगा टाइम पीरियड, ये दिस इज इक्वेशन 1, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम decreases, in this case decreases. और टाइम पीरियड घटने का मतलब टाइम इंटरवल घट गया, माने अब जो है पेंडुलम जल्दी माने कम समय में ही, पहले के कंपेरिजन में कम समय में ही ऑसिलेट कर जाएगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा कर जाएगा. तो अगर इस इनर्शियल लिफ्ट में कोई अगर घड़ी है, क्लॉक है, तो वह क्लॉक क्या हो जाएगी, क्लॉक फास्ट हो जाएगी, क्लॉक विल गो फास्ट, टाइम पीरियड डिक्रीजेज, दैट इज ए क्लॉक inside the lift, that is inside the accelerated frame, will go fast, that is a clock inside the lift which is an accelerated frame of reference will go fast, घड़ी तेज चलेगी क्योंकि टाइम पीरियड घट गया, टाइम इंटरवल घटा मतलब घड़ी क्लॉक फास्ट चलेगी, विल गो फास्ट. सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द लिफ्ट विथ एक्सेलरेशन a0, विथ एक्सेलरेशन a0. पहले अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड. एक और फिगर यहाँ स्केच करते हैं. इसमें सिंपल पेंडुलम इस लिफ्ट के सीलिंग से स्ट्रिंग की हेल्प से सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया है. अब देखें यहाँ ये बॉब है सिंपल पेंडुलम का. अब इसका वेट तो हमेशा की तरह डाउनवर्ड काम करेगा, mg. अब लिफ्ट यहाँ a0 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो इसलिए अब सूडो फोर्स जो काम करेगा वह सूडो फोर्स अपोजिट हो जाएगा, मतलब मोशन के अपोजिट, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ma0 सूडो फोर्स है, जो कि माइनस होता है, माइनस ma0 मोशन के. तो अब रिजल्टेंट नेट जो एक्सेलरेशन होगा अब घट जाएगा, डायरेक्शन g डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन जो है नेट एक्सेलरेशन जो फोर्स काम कर रहा है इस पर माइनस m0 a0 अपवर्ड, इसलिए यहाँ जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा. सो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इजकल टू, अब g माइनस, चूँकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया,
इसलिए एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन चूंकि डाउनवर्ड है, मोशन हो रहा है, तो मोशन सूडो फोर्स जो काम करेगा, सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी काम करता है। चैप्टर 5 में भी सूडो फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में, तो वहाँ उसके बारे में बतलाया था। तो मोशन जब बॉडी का हर मोशन होगा तो उसके अंदर कोई जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है तो उस पर जो फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन, सूडो फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ लिफ्ट का मोशन डाउनवर्ड है तो सूडो फोर्स काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अब यहाँ पर -m0 होता है सूडो फोर्स। तो यहाँ पर जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड और ये जो फोर्स काम कर रहा है ma0 -m0 अपवर्ड, इसलिए अब नेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह जी में से a0 घट जाएगा। वहाँ जी में ऐड हो गया था a0, सेम डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम कर रहा था इसके कारण। तो अब g डैश इक्वल टू g माइनस a0, लिफ्ट का एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, पहले ऐड हुआ था। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट अंडर लेंथ तो ही रहेगा, लेकिन g की जगह g डैश, अब g डैश हो गया कितना, g माइनस a0। अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया जब लिफ्ट का मोशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन डाउनवर्ड है, a0 एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो उस सिचुएशन में उसके अंदर जो क्योंकि सिंपल पेंडुलम का बॉब उससे लटकाया गया है उसके सीलिंग से, तो सिंपल पेंडुलम उसी के अंदर उसी के साथ मोशन कर रहा है, तो उस पर उसका जो टाइम पीरियड होगा वह t-2 पाई रूट अंडर l बाई जी माइनस a0। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अब g माइनस a0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर अब रिड्यूस हो गया, घट गया, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, दैट इज टाइम पीरियड इंक्रीजेज। अब टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट ऑसिलेशन का बढ़ जाएगा उस सिचुएशन में। अगर सिंपल पेंडुलम को मोशन में ऑसिलेशन कराया जाए तो उसका टाइम पीरियड अधिक समय लगेगा उसको, मतलब अधिक समय का मतलब है कि अब टाइम पीरियड जो है उसका बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि अब सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा, मतलब अगर घड़ी भी उस क्लॉक थी लिफ्ट में कोई घड़ी होगी तो घड़ी भी स्लो हो जाएगी, दैट इज यहाँ टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। g माइनस a0 ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ g प्लस a0 डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका मतलब न्यूमरेटर घटा, t डैश कम हो गया था, और यहाँ डिनोमिनेटर घट गया, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा, दैट इज टाइम पीरियड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम decreases now third situation, if a0 that is acceleration of the lift is horizontal, अब लिफ्ट हॉरिजॉन्टल अगर मूव कर रहा है, मोशन में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन a0 होगा। अब इसके सीलिंग से जो लिफ्ट के सीलिंग से जो जिस सिंपल पेंडुलम के बॉब को हैंग किया गया है तो उस पर सूडो फोर्स अब काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, -a0 सूडो फोर्स अपोजिट मोशन के अपोजिट एक्ट करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये काम करेगा अपोजिट, इसके कारण अब वेट काम करेगा डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स जो काम करेगा, ये चूंकि अब ma0 और mg दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो नेट फोर्स काम करेगा वह नेट वेट या नेट फोर्स जो काम करेगा रिजल्टेंट, वह हो जाएगा कितना, वह हो जाएगा रूट अंडर ma0 स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, दैट इज m, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m हो गया, m रूट अंडर a0 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, m स्क्वायर कॉमन ले लिए और रूट से बाहर करेंगे तो m हो जाएगा, और a0 स्क्वायर, a0 एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, तो सूडो फोर्स काम करेगा मोशन के अपोजिट -ma0 अपोजिट डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड लिफ्ट का थी, और किसी पोजीशन में अब लिफ्ट जो है सूडो फोर्स के कारण जो स्टिंग है वह वर्टिकल से शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इस इंस्टेंट पर इस पर वेट काम किया, यहाँ डाउनवर्ड काम करेगा पेंडुलम का, ये पेंडुलम है लिफ्ट में स्टिंग से लटकाया गया है, तो वेट डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम करेगा, तो रिजल्टेंट काम करेगा, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वह काम करेगा इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से अगर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, ये डायरेक्शन हो गया रिजल्टेंट फोर्स का m रूट अंडर a0 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इक्वल टू m, तो ये फोर्स है लेकिन नेट एक्सेलरेशन हो गया रूट अंडर a0 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। देयरफॉर
टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टी डैश इजकल टू 2 पाई एल अपॉन जी डैश इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन एंड जी डैश इज रूट अंडर अगेन रूट अंडर जी डैश इज 2 पाई रूट अंडर एल जी डैश इज रूट अंडर अगेन रूट अंडर ए जीरो स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. This is equation number 3. T dash is equal to 2 pi root under L upon root under a square a0 square plus g square. ये नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की जगह पर रिप्लेस किए यहाँ पर वैल्यू हमने ऑब्टेन किया. चूँकि ma0 सूडो फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट निकालने का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रूट अंडर एम a0 स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर प्लस 2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एक टर्म तो कॉस 2m a0 mg इंटू कॉस 90 तो टर्म लास्ट टर्म जीरो हो गया तो केवल रूट अंडर एम a0 स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर तो एम स्क्वायर को बाहर कर दिए रूट से तो m रूट अंडर a0 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये नेट फोर्स हो गया इफेक्टिव फोर्स हो गया और एक्सेलरेशन इसमें ये टर्म है मास के साथ जो मल्टीप्लाई है नेट एक्सेलरेशन रूट अंडर a0 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. Now in last solutions to some NCERT test problems based on the formula of time period of simple pendulum. अब अंत में इस सिंपल पेंडुलम सरल दोलक के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पर बेस्ड 2 NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. फर्स्ट प्रॉब्लम इज टेक्स्ट प्रॉब्लम 14.15 चैप्टर 14 क्लास 11 ओसिलेशंस के NCERT टेक्स्ट बुक का 15 प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम on the surface of moon if the time period on the surface of earth is 3.5 second. G, value of G, acceleration due to gravity on the earth surface is that is G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस प्रॉब्लम में दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून सरफेस पर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G का वैल्यू 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो इट इज़ गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल स्मॉल g होता है और मून के लिए स्मॉल m है सफिक्स में. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल के सफिक्स में मून के लिए m ले लेते हैं यहाँ यूज करते हैं m. तो m इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ़ द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है मून के सरफेस पर टाइम पीरियड दैट इज टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल T होता है मून के लिए Tm ये मालूम करना है. जबकि अर्थ सरफेस पर टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T और अर्थ के लिए स्मॉल e यहाँ सफिक्स में दैट इज टाइम पीरियड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ के सरफेस पर पृथ्वी के सतह पर सरल दोलक का सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T कैपिटल T सिंबल ई अर्थ के लिए आ गया सफिक्स में T इजकल टू ये दिया है 3.5 सेकेंड. और अर्थ के सरफेस पर जो G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g का वैल्यू G फॉर अर्थ सरफेस GM दिया हुआ है मून सरफेस पर दिया है इतना 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे भी मून सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस का कितना होता है अर्थ के सरफेस का G/6 होता है. तो G इज गिवन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें मून के सरफेस पर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मालूम करना है. अगर टाइम सिंपल पेंडुलम को मून पर ले जाया जाए तो उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा ये मालूम करना है. दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन मून ऑन द सरफेस ऑफ मून. अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है T इजकल टू टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. आज हमने इस वीडियो में स्टार्ट में ही उसको डिराइव किया. T इजकल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G. मतलब यहाँ पर T जो है वो G के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट इज T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट अंडर G. इसका मतलब है कि अगर हम T लिखें यहाँ पर मून सरफेस पर मून सरफेस हमको मालूम करना है मून के सरफेस पर तो Tm अपॉन अगर हम Tm अपॉन T लिखें तो ये हो जाएगा रूट अंडर Tm ऊपर में है. तो चूँकि टाइम पीरियड G के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस फार्मूला से T इजकल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई G.
तो लेंथ तो कांस्टेंट होगा, जी का वैल्यू चेंज करेगा, और सरफेस से मून पर जाएंगे जी का वैल्यू चेंज करेगा। तो एल कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन में, दैट इज टी इनवर्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर जी, मतलब जी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम पीरियड। तो अगर यहाँ पर टी एम हम लेते हैं, यहाँ पर टी एम अगर सपोज किया जाए तो यहाँ जी एम हो जाएगा, टी एम ऊपर तो जी एम नीचे, तो इसलिए टी एम अपॉन टी इजकल टू हम लिख सकते हैं, टी नीचे में है अर्थ के लिए, अर्थ के सरफेस पर टाइम पीरियड, तो जी ऊपर में हो जाएगा, जी अपॉन यहाँ टी एम ऊपर में है तो जी नीचे में हो जी एम नीचे में हो जाएगा। और दोनों दिया हुआ है, जी भी दिया है और अर्थ सरफेस पर जी 9.8 है, और ये मून सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज 1.7, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया इतना, इसलिए। और टी एम हमको मालूम करना है, टी दिया है 3.7 और टी एम इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाई √अंडर, ये लगभग 6 टाइम हो जाएगा 1798, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वह अर्थ सरफेस मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू अर्थ सरफेस का 1/6 होता है। तो यहाँ मून के सरफेस पर टाइम पीरियड है तो जी एम नीचे होगा, और टाइम पीरियड अर्थ का है, अर्थ पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी नीचे है तो जी ऊपर होगा इस फार्मूला के अनुसार, क्योंकि टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर जी। तो इसलिए ये नियरली √6 ये हो जाएगा नियरली, और ये टी दिया हुआ है 3.5, तो ये √6 नियरली, और टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू दिया है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस इज 3.5, टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड। तो टी का वैल्यू पुट कर दिया जाए 3.5 √6 का वैल्यू 2.33, दैट इज, अब 3.5 में 2.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.38 आएगा यहाँ, नियरली 2.38 √6 का स्क्वायर रूट, और यहाँ इसको 3.5 से √6 का स्क्वायर रूट 2.38, और टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस इज 3.5। सिंपल पेंडुलम का अर्थ सरफेस पर टाइम पीरियड है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में टाइम कितना है 3.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8.33, ये सेकेंड एस, सेकेंड का सिंबल एस हो गया, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 8.33 सेकेंड, जबकि अर्थ के सरफेस पर कितना था 3.5 सेकेंड था, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि सिंपल पेंडुलम को वन ऑसिलेशन करने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब सिंपल पेंडुलम वहाँ स्लो हो जाएगा। ऐसे भी जी का वैल्यू अगर घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मैंने पहले भी बतलाया, डिस्कस किया इसे, तो उस आधार पर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मून सरफेस टाइम पीरियड बढ़ जाएगा।